अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लॉरी ब्रोंस्टेड का नज़रिया। ये नज़रिया दो मुख्तलिफ साइंसदानों ने, जिनका नाम लॉरी और ब्रोंस्टेड है, पेश किया। लेकिन चूँकि ज़्यादा इसके अंदर जो है वो किरदार ब्रोंस्टेड साहब का था, इसलिए हम इसको ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का नाम भी दे सकते हैं। ये मिलता जुलता है आर्हीनियस के नज़रिए से, जो हमने पिछले ही लेक्चर में स्टडी किया है। तो चले बेटा, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या होते हैं एसिड्स और क्या होते हैं बेसिस। जी, तो अज़ीज़ तुलबा, हमारे पास अब टॉपिक है ब्रोंस्टेड लॉरी का नज़रिया, जो कि आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया गया कि ये दो लोगों की तरफ से प्रेजेंट किया गया। ब्रोंस्टेड एक डैनिश यानी डेनमार्क के रिहायशी साइंटिस्ट, और लॉरी जो हैं वो एक बरतानिया के यानी इंग्लिश साइंटिस्ट रह चुके हैं। और इन दोनों ने 1923 के अंदर अपना नज़रिया जो है वो पेश किया, जिसका नाम है ब्रोंस्टेड लॉरी का नज़रिया एसिड्स और बेसिस के बारे में। अब आप समझ सकते हैं कि जो पहला नज़रिया पेश किया गया आर्हीनियस साहब की तरफ से, वो 1887 का था। यानी इस नज़रिए को आने में भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई 30 से 40 साल का अरसा लग गया। लेकिन आर्हीनियस साहब जो थे वो एक रास्ता दे चुके थे, तो उसी रास्ते पे चलते हुए ब्रोंस्टेड और लॉरी ने अपना ये नज़रिया पेश किया। बच्चों, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ब्रोंस्टेड और लॉरी का नज़रिया किसके गिर्द घूमता है। मैं यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दूँ कि ये नज़रिया, इसकी जो बुनियाद है, इसकी बुनियाद है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। तो ये बात आप सारे बच्चों ने जहन में रखना है। यानी ये नज़रिया घूमता है प्रोटॉन के ट्रांसफ़र पे। ट्रांसफ़र से क्या मुराद है? एक एटम में से या एक जगह से प्रोटॉन निकलेगा और दूसरे के पास चला जाएगा। यानी एक होगा प्रोटॉन को खारिज करने वाला और एक होगा प्रोटॉन को हासिल करने वाला। उनमें से एक एसिड होगा और एक बेस होगा। तो ये नज़रिया इस बुनियाद के ऊपर है। तो ये बुनियाद अपने ज़हन में रखिएगा कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले नज़रिए की तरफ कि नज़रिया हमें क्या कहता है। ये कहता है कि एसिड हर वो शय है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखे। जो प्रोटॉन दे रहा है उसको नाम दिया जाएगा कि वो एसिड है। यानी हर वो मॉलिक्यूल, हर वो आयन, हर वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को लूज कर देगा, खारिज कर देगा, किसी दूसरे को दे देगा, वो कहलाएगा एसिड। मिसाल के तौर पे HCl। तो चूंकि HCl है तो HCl आराम से अपना H पॉजिटिव खारिज कर देता है और Cl नेगेटिव पीछे रह जाता है। अब जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया है आर्हीनियस का, वो कहेंगे कि सर यही बात तो आर्हीनियस ने कही है। तो जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, यही बात आर्हीनियस ने कही है। मतलब आर्हीनियस साहब का कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड साहब का कॉन्सेप्ट एक ही है एसिड के लिहाज से, बेस के लिहाज से नहीं, एसिड के लिहाज से। मतलब उनके मुताबिक एसिड वो था जो H पॉजिटिव खारिज करेगा और इनके मुताबिक भी एसिड वो है जो H पॉजिटिव खारिज करेगा। तो ये दोनों मुख्तलिफ नहीं है जब तक आप एसिड की बात करेंगे। तो एसिड का कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड का भी वही है और आर्हीनियस का नज़रिया भी वही था एसिड के बारे में। यानी हम नतीजा क्या निकालेंगे? हम नतीजा ये निकालेंगे, हम कहेंगे कि एसिड प्रोटॉन दहिंदा है, यानी ये प्रोटॉन को
लूज करेगा। ये हमने एसिड के ऊपर पहला नतीजा निकाल लिया। और यहां से एक बड़ी अहम बात हमने साबित कर ली, और वो अहम बात हमने क्या साबित कर ली है कि आर्हीनियस के मुताबिक, ब्रोंस्टेड के मुताबिक जो एसिड होगा वो आर्हीनियस के मुताबिक भी एसिड ही होगा। वो आर्हीनियस के मुताबिक भी एसिड ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड भी हैं, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। लेकिन बेस की दफा ऐसा नहीं है। बेस की दफा ये कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है आर्हीनियस से। बेस की दफा ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी बेस हर वो शय है जो प्रोटॉन हासिल करे, यानी प्रोटॉन हासिल करने की सलाहियत रखे। तो मैंने चूंकि पहले ही आपको बता दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नज़रिया है, ये नज़रिया घूमेगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र के गिर्द। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो प्रोटॉन को लूज कर रहा है, खारिज कर रहा है, तो उसको गेन करने के लिए भी कोई आना चाहिए, और वो कौन होगा, बेस होगा। हर वो चीज़ जो प्रोटॉन को हासिल कर ले, H पॉजिटिव हासिल कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो बेस है। मिसाल के तौर पे अमोनिया। तो अमोनिया के सामने अगर H पॉजिटिव आ जाए, यानी प्रोटॉन आ जाए, तो अमोनिया बड़ी आसानी से और बड़ी खुशी से इसको हासिल कर लेता है, और ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव, जिसका नाम है अमोनियम आइन। तो ये अमोनियम आइन बना देता है। चूंकि अमोनिया ने प्रोटॉन हासिल कर लिया है, लिहाजा ये कहलाएगा बेस। तो जो प्रोटॉन को खारिज कर रहा है, दे रहा है, वो एसिड, और जो हासिल कर रहा है वो बेस। यानी इस नज़रिए के मुताबिक आप एसिड और बेस को चेक कैसे करेंगे, जब आप उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे। तो एक होगा जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को खारिज कर देगा, और दूसरा होगा जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को हासिल कर लेगा। तो हम दूसरा नतीजा भी यहाँ पे लिख देते हैं बेस के बारे में कि बेस कौन है। तो जो बेस है वो प्रोटॉन कबूल करंदा है, ये प्रोटॉन को हासिल करेगा। तो प्रोटॉन लूज करने वाला एसिड, और प्रोटॉन को कबूल करने वाला, हासिल करने वाला बेस। एक रिएक्शन सबसे पहले हम करके देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। तो रिएक्शन करके देखते हैं। ये मैं इन दोनों का ही रिएक्शन करवाऊंगा। तो रिएक्शन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया यानी NH3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में NH4 बन जाता है पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव बन जाता है। मैं अपने तमाम जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सारों को ये अब ताकीद करूँगा कि वो मेरे बताए हुए तरीके से इसको समझें, तो आपको किताब से इसकी आसानी समझ लग जाएगी। आप सबसे पहले ये देखेंगे, रिएक्शन आपकी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये देखना है कि कौन किसके अंदर तब्दील हुआ है। कैसे हुआ ये हम बाद में देखेंगे। आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस में तब्दील हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये NH3 जो है वो चेंज हुआ है NH4 में, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, तो साफ पता चल रहा है कि NH3 ही तब्दील हुआ है NH4 के अंदर, जबकि HCl तब्दील हुआ है Cl नेगेटिव के अंदर। तो सबसे पहला काम तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन किसके अंदर तब्दील हो रहा है। तो ये जो जो तब्दील हो रहे थे मैंने एरो लगा के बता दिया। अब ये जो तब्दील हुए हैं इनको ज़रा हम नीचे करके लिखते हैं, यानी HCl
किस में चेंज हुआ? ये चेंज हुआ Cl नेगेटिव में। रिएक्शन के मुताबिक, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, रिएक्शन आपके सामने है। जबकि NH3 चेंज हुआ NH4 के अंदर, पॉजिटिव के अंदर। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ये HCl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, ये इसके अंदर कैसे तब्दील हो सकता है? एक ही रास्ता है कि ये अपना H पॉजिटिव लूज करे, और जैसे ही इसका H पॉजिटिव लूज हो जाएगा, बाकी हिस्सा क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl ने H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन लूज किया और बाकी हिस्सा क्या बन गया? Cl नेगेटिव। बिल्कुल यही काम यहाँ पर हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोटॉन निकला है, ये प्रोटॉन किधर गया? तो इस प्रोटॉन को हासिल कर लिया अमोनिया ने, नीचे पड़ा हुआ था, सामने पड़ा हुआ था अमोनिया, और अमोनिया आपके सामने है कि जैसे ही वो प्रोटॉन को हासिल करता है, वो बन जाता है NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन। तो बच्चों यही बात मैं आपको समझा रहा था कि रिएक्शन के अंदर यही हुआ है कि HCl ने अपना प्रोटॉन निकाल दिया और वही प्रोटॉन हासिल किसने कर लिया? अमोनिया ने। चूंकि HCl अपना हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन निकाल रहा है, खारिज कर रहा है, तो इस नजरिए के मुताबिक वो कौन हुआ? एसिड। और अमोनिया चूंकि इसको हासिल कर रहा है, तो इस नजरिए के मुताबिक अमोनिया कौन हुआ? बेस। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि अमोनिया चूंकि इसको हासिल कर रहा है, तो इसलिए ये ब्रोंस्टेड बेस हुआ। जबकि HCl जो है वो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को खारिज कर रहा है, तो वो ब्रोंस्टेड एसिड हुआ। तो अजीज तलबा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रिएक्शन को इस तरीके से सॉल्व करने की आदत डालें कि कौन H पॉजिटिव खारिज कर रहा है और कौन H पॉजिटिव को हासिल कर रहा है। ऐसे में मैं एक रिएक्शन और आपको दिखाना चाहता हूं। हम फर्ज कर लेते हैं एक रिएक्शन पानी का और हम पानी के साथ अमोनिया का ही रिएक्शन करवा देते हैं। NH3 यानी अमोनिया का ही रिएक्शन हमने पानी के साथ करवा दिया, और जब कभी भी अमोनिया का रिएक्शन पानी के साथ होता है तो इससे अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है। तो बच्चों इस प्रैक्टिस के मुताबिक देखें, सबसे पहले कौन किस में कन्वर्ट हुआ? ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अमोनिया NH3 इस अमोनियम आयन के अंदर तब्दील हो गया, यानी अमोनिया से ये बना, जबकि पानी जो है वो इसके अंदर तब्दील हो गया, यानी हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो गया। अब ये जो चेंज आए हैं, इन चेंजेस को हम नीचे लिखेंगे। तो पहला चेंज हम लिख देते हैं पानी का, यानी पानी जो है बच्चों वो किस में तब्दील हुआ? OH के अंदर। और अमोनिया जो है NH3 वो तब्दील हुआ है NH4 के अंदर, यानी पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों ये काम कैसे होगा? जिन बच्चों ने इसको और से समझा है उनको खुद ही समझ लग चुकी होगी कि पानी से OH नेगेटिव एक ही सूरत में बन सकता है अगर पानी का H पॉजिटिव निकल जाए। तो जब पानी का H पॉजिटिव निकल जाएगा यानी प्रोटॉन निकल जाएगा, तो पीछे बच जाएगा OH नेगेटिव, यानी इस सूरत में पानी जो है वो अपना प्रोटॉन खारिज कर रहा है, दे रहा है। और वो प्रोटॉन आ किसके पास रहा है? और वो प्रोटॉन आ रहा है अमोनिया के पास, और अमोनिया उस प्रोटॉन को हासिल कर रहा है, गेन कर रहा है, और अमोनिया उसको गेन करके अमोनियम आयन के अंदर तब्दील हो रहा है। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि पानी चूंकि वो प्रोटॉन को खारिज कर रहा है, तो इस रिएक्शन के अंदर वो ब्रोंस्टेड एसिड है,
जबकि अमोनिया प्रोटॉन को हासिल कर रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर नज़रिए के मुताबिक ये ब्रोंस्टेड बेस है। आप इसको पूरा लिख सकते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड और ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, लेकिन चूंकि वक्त बचाना है, जगह बचानी है, तो ब्रोंस्टेड एसिड भी लिख दिया जाए, ब्रोंस्टेड बेस भी लिख दिया जाए तो काफ़ी है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ से आपको इसकी और इसकी इन दोनों रिएक्शन से ये समझ आ चुका होगा कि एसिड कौन होगा ब्रोंस्टेड के मुताबिक और बेस कौन होगा। लेकिन ये रिएक्शन, ये जो नज़रिया है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, ये यहाँ पे रुक नहीं जाता, इसको आगे भी लेके हमने चलना है। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अब आगे आ रहा है, लेकिन उसके लिए इसको पक्का कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपको इसकी समझ लग गई है तो फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये रहा NH4 पॉजिटिव। ये NH4 पॉजिटिव बना कैसे है? जब NH3 ने H पॉजिटिव हासिल कर लिया, मतलब NH3 ने अमोनिया ने बेस के तौर पे काम किया। मगर ज़रा गौर से देखिए, ये जो है NH4 पॉजिटिव, इसके पास एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गया और ये किसी भी लम्हे इस H पॉजिटिव को दोबारा से खारिज कर सकता है। और आप ये देखिए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है ये रिएक्शन किधर आएगा? वापस। तो वापस जब आएगा तो वापस आने से क्या होगा? NH4 पॉजिटिव वापस किस में कन्वर्ट होगा? NH3 के अंदर। और वो काम कब होगा? वो काम तब ही होगा जब NH4 अपना एक्स्ट्रा H पॉजिटिव वापस खारिज कर दे। मैं आपको मिसाल देता हूं, चूंकि आप लोग बाब नंबर 9 पढ़ चुके हुए हैं, आपको पता है जब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो क्या बनेगा। तो मैं एक दफा इसका रिवर्स रिएक्शन आपके सामने लिखना चाह रहा हूं। इसका रिवर्स रिएक्शन देखिएगा बच्चों। ऊपर मौजूद रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन देखिएगा जी। रिवर्स वापस आएगा तो वो क्या होगा? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इनके रिएक्शन से बनेगा वापस NH3 और साथ में HCl। अब अजीज तलबा ज़रा गौर से देखिए कि ये NH4 पॉजिटिव ही किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है? NH3 के अंदर। ये काम तब होगा जब NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन अपना हाइड्रोजन फिर से लूज कर देगा और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा NH3 के अंदर जब वापस जाएगा रिएक्शन। साबित हुआ कि ये NH4 पॉजिटिव किसी भी वक्त अपना H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन खारिज कर सकता है, यानी इसके अंदर भी एसिड वाली खसूसियात आ चुकी हैं। इसीलिए जब रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा और हम इसको नाम देते हैं कि ये है हमारा कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। अभी हम इसका नतीजा एंड पे निकालेंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। जब ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, ये मैंने आपके सामने रिवर्स रिएक्शन लिखा हुआ है, तो गौर से देखें कि Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? HCl में। अजीज तलबा, Cl नेगेटिव HCl में सिर्फ एक सूरत से ही जा सकता है, जब वो कहीं से आने वाला H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन क्या कर लें? हासिल कर लें। और वो H पॉजिटिव आ कहां से रहा है? अमोनियम आयन से। यानी Cl नेगेटिव जो है इस रिएक्शन में पड़ा हुआ, वो किसी भी लम्हे H पॉजिटिव को हासिल कर सकता है और वो करेगा जब रिएक्शन रिवर्स जाएगा। यानी इसके अंदर H पॉजिटिव को यानी प्रोटॉन को हासिल करने की ताकत मौजूद है। तो जब ताकत मौजूद है तो इसका मतलब है इसके अंदर बेस की खसूसियत मौजूद है और इसको हम नाम देंगे कि ये हमारी कॉन्जुगेट बेस है। तो सबसे पहले तो अजीज तलबा ये ज़हन में रखिएगा कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की निशानदही के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब रिएक्शन में रिवर्स आना है तो ये काम उल्ट हो जाएगा। तो जब ये काम उल्ट हो जाएगा तो एक को हम कॉन्जुगेट एसिड और एक को कॉन्जुगेट बेस का नाम दे रहे हैं। लेकिन मेरा आपको एक जगह पे मैंने ध्यान डलवाना है आपसे, उसको देखें कि वो ध्यान कहाँ पे आपका होना चाहिए। गौर से देखें, वो ये होना चाहिए
अब हम कह देते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं। मैं लिखता हूँ ये है कॉन्जुगेट एसिड और ये है कॉन्जुगेट बेस। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ लग जाए। जबकि ऊपर हम साबित कर चुके हैं कि HCl इस रिएक्शन का ब्रोंस्टेड एसिड है और NH3 ब्रोंस्टेड बेस है। तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। कैसे? मैं कहता हूं ये ब्रोंस्टेड एसिड है और ये रहा ब्रोंस्टेड बेस। तो मैं ध्यान आपका कहां करवाना चाह रहा हूं? मैं ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं कि ये देखें कि ये कॉन्जुगेट एसिड बन कहां से रहा है। ये कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ब्रोंस्टेड बेस से, यानी बेस किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉन्जुगेट एसिड में। गौर से देखें, यहां देखें, ये रहा ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड के मुताबिक, इस नजरिए के मुताबिक ब्रोंस्टेड बेस वो है जिसने प्रोटॉन को हासिल करना है। तो जब ये हासिल कर लेगा तो ये बना रहा है NH4 पॉजिटिव, और NH4 पॉजिटिव कौन है? कॉन्जुगेट एसिड। साबित हुआ कि ब्रोंस्टेड बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। दूसरी बात जो मैं ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं, ये देखें, इधर ध्यान रखें, Cl नेगेटिव कौन है? कॉन्जुगेट बेस। हम नीचे साबित कर चुके हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये किसी भी लम्हे H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा जब ये रिएक्शन वापस जाएगा। लेकिन ये बन किससे रहा है? ये बन रहा है एसिड से। और यहाँ ये रिएक्शन वाज़े सबूत है कि ब्रोंस्टेड एसिड जो है उसने H पॉजिटिव लूज कर दिया और जो बकिया हिस्सा है वो कॉन्जुगेट बेस बन गया। यानी ब्रोंस्टेड का जो नजरिया है वो ना सिर्फ हमें एसिड और बेस का बताता है, बल्कि वो हमें यह भी बताता है कि एक एसिड बाद में बेस और एक बेस बाद में कैसे एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कैसे तब्दील हो रहा है। यानी अब मैं इन दोनों बातों को मिला रहा हूं और ये बात समझना मेरे तमाम शागिर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। गौर से देखें, ये रहा ब्रोंस्टेड एसिड और ये रहा ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड की निशानी क्या है? ब्रोंस्टेड के नज़रिए के मुताबिक ये वो है जो प्रोटॉन को दे देगा। तो हम देख रहे हैं कि इसने अपना प्रोटॉन क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। और जब इसने खारिज किया तो ये बकिया हिस्सा जो बन गया वो क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। जबकि अमोनिया इस काम में, इस रिएक्शन में अमोनिया काम कर रहा है ब्रोंस्टेड बेस के तौर पे, और उसकी निशानी हमें ब्रोंस्टेड साहब ने बताई कि वो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को हासिल करने की सलाहियत रखता है। तो जब ये H पॉजिटिव हासिल कर लेगा तो इसके हासिल करने के बाद जो चीज बनेगी उसका नाम क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। यानी ब्रोंस्टेड एसिड कॉन्जुगेट बेस में और ब्रोंस्टेड बेस कॉन्जुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसके अंदर तब्दील हो रही है। सबसे पहले मैं आपको यह डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। वो आपको यहीं से समझ लग जाएगी, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, बस इस साइन को जो है वो हम रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर लें। चलिए, हम साबित कर चुके हैं कि ब्रोंस्टेड एसिड इस रिएक्शन में पानी है, क्योंकि वो अपना प्रोटॉन क्या कर रहा है? खारिज कर रहा है। और जब वो खारिज कर देता है तो वो किस में जा रहा है? OH नेगेटिव में। तो OH नेगेटिव का क्या मतलब है? ये रहा ब्रोंस्टेड एसिड। जब उसने प्रोटॉन खारिज कर दिया तो बाकी का जो हिस्सा है वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। जबकि अमोनिया इस रिएक्शन में काम कर रहा है ब्रोंस्टेड बेस की सूरत में, क्योंकि वो प्रोटॉन को हासिल कर रहा है। तो प्रोटॉन को हासिल करने के बाद वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अजीज तुलबा, यहां से कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड की तारीफ आपको समझ लग जाएगी। गौर से देखें, एग्जाम्पल समझें, आप खुद ही तारीफ समझ जाएंगे। देखिए, कॉन्जुगेट बेस कब बन रहा है? जब ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन खारिज कर देता है। ये देखें, ब्रोंस्टेड एसिड ने प्रोटॉन खारिज कर दिया, पीछे जो बच गया वो कौन बन गया? बन गया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? जब ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन को हासिल कर लेता है। तो ब्रोंस्टेड बेस ने प्रोटॉन हासिल किया और वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड में। तो अब हम इन दो बातों को आपस में मिलाएंगे। ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड वो शय है जो प्रोटॉन दे देगी, खारिज कर देगी, और जब वो खारिज कर देगी तो जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस।
और बेस वो है जो प्रोटॉन हासिल करेगा, और जब वो हासिल करेगा, गेन करेगा, तो हासिल करके वो बन जाएगा ब्रोंस्टेड, वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो यूं एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस में, और बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, तब्दील होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमाग में रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पड़ी हुई है और जब वो क्या करेगा कि वो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो प्रोटॉन लूज कर रहा है वो ब्रोंस्टेड एसिड है, और जब वो प्रोटॉन खारिज कर देगा तो पीछे बच जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और जो ब्रोंस्टेड बेस है उसका काम ही प्रोटॉन को हासिल करना है, और जब वो प्रोटॉन हासिल कर लेगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इस चीज को आपने खास तौर पे जहन में रखना है कि किस तरह एसिड और बेस के साथ साथ एसिड और बेस की तब्दीली जो है उसके बारे में भी बताया गया है। तो अजीज तलबा, ये दो रिएक्शंस आपको अच्छे तरीके से समझ लग चुके होंगे। अब हम आगे तीसरे रिएक्शन के ऊपर मूव करते हैं। तीसरा रिएक्शन मैं आपको करवाना चाह रहा हूं पानी का और HCl का, यानी पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है। इसके नतीजे में H3O पॉजिटिव, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आइन, वो बन जाता है, और Cl नेगेटिव आ गया। इसका नाम हमारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसका नाम है हाइड्रोनियम आइन। इसको हाइड्रोनियम आइन कहा जाता है। अब जिस तरह हमने यहां पे निकाला कि देखा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, आप यहां पर भी देख लो। साफ, मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि HCl जो है वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सेम चीजें बस आप देख लिया करें। और H2O H3O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए इन दो चेंजेस को, इन दो रिएक्शंस को हम नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HCl किसके अंदर तब्दील हुआ। देखिए HCl किस में तब्दील हो गया है, Cl नेगेटिव में, जबकि पानी H2O तब्दील हुआ है H3O के अंदर। अब ये काम कैसे हुआ? तो जिन बच्चों को अच्छे तरीके से इन दोनों की समझ लग चुकी है उनको अंदाजा हो गया होगा कि ये काम तब हुआ, HCl Cl नेगेटिव में तब कन्वर्ट होगा जब वो अपना H पॉजिटिव क्या करेगा, खारिज कर देगा। तो चूंकि इसने खारिज कर दिया है H पॉजिटिव, लिहाजा ये कहलाएगा ब्रोंस्टेड, ये कहलाएगा ब्रोंस्टेड एसिड, चूंकि इसने H पॉजिटिव खारिज किया है और इसने H पॉजिटिव को क्या किया है, हासिल किया है। तो ये हासिल करके कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोनियम के अंदर, और हाइड्रोनियम बनाने का मतलब है कि ये ब्रोंस्टेड बेस है। अब अजीज तलबा, आपको समझ लग चुकी होगी कि यहां हम Cl नेगेटिव को क्या नाम देंगे और H3O पॉजिटिव को क्या नाम देंगे। तो Cl नेगेटिव को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, जबकि हाइड्रोनियम आइन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां से पता चल रहा है कि किस तरह ब्रोंस्टेड एसिड ने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होना है और ब्रोंस्टेड बेस ने कॉन्जुगेट एसिड में जाना है। और इसकी तारीफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, जब ब्रोंस्टेड एसिड H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन खारिज कर देगा। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, जब बेस प्रोटॉन को हासिल करेगा। तो ये रिएक्शन भी आपके सामने है। इस रिएक्शन से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि ब्रोंस्टेड एसिड कौन होगा, ब्रोंस्टेड बेस कौन होगा, कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा और कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। तो हमने साबित किया है कि यहाँ पे पानी चूंकि हाइड्रोजन आयन को हासिल कर रहा है, तो मैं उसको यहाँ लिखूंगा कि वो है ब्रोंस्टेड बेस, जबकि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन को खारिज कर रहा है, तो वो होगा ब्रोंस्टेड एसिड। और हाइड्रोनियम आइन देखें, ये चूंकि बेस से बन रहा है तो इसलिए इसका नाम होगा कॉन्जुगेट एसिड।
और ये एसिड से बन रहा है, लिहाजा इसका नाम होगा कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों ये नज़रिया ब्रॉन्स्टेड का और लॉरी का ये नज़रिया है जो साबित करता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, और उनसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा। ये 3 रिएक्शंस आपको बताने का मेरा एक ख़ास मकसद है। पहला रिएक्शन जनरल समझाने के लिए था, वो मैंने समझा दिया। दूसरे जो 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने 2 रिएक्शंस लिखे हुए हैं, उनके ऊपर ज़रा फोकस कीजिए। देखिए, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी और वो है पानी। वाटर यहाँ पे भी है और वाटर यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पानी काम कर रहा है ब्रॉन्स्टेड एसिड के तौर पे और यहाँ पानी काम कर रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे। ये है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का एक नया पहलू जो हमें पानी और इस जैसे कुछ और मरकबात और कंपाउंड्स की ये नेचर दिखाता है। यानी आप देखें कि पानी एक रिएक्शन के अंदर तो एसिड के तौर पे काम कर रहा है, दूसरे रिएक्शन के अंदर बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है बच्चों। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ ऐसे मरकबात होते हैं जिन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कि ये एम्फोटेरिक मरकबात हैं, एम्फोटेरिक अशिया हैं। और ये एम्फोटेरिक अशिया कौन सी होती हैं बच्चों? ये वो हैं जो पानी की तरह एसिड के तौर पे भी काम करें और बेस के तौर पे भी काम करें। यानी एम्फोटेरिक अशिया एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकती है। ये दोनों की तरह काम करेंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि वो एसिड भी के तौर पे भी काम कर रहा है, बेस के तौर पे भी काम कर रहा है एक ही रिएक्शन में, ऐसा नहीं होगा। आप ये गौर कीजिए कि पानी ने एसिड के तौर पे काम कब किया? जब हम उसके सामने एक बेस लेकर आए। अमोनिया एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो जैसे ही पानी के सामने बेस आई तो पानी ने अपने आप को एसिड के तौर पे तैयार कर लिया। और जो ही दूसरे रिएक्शन में पानी के सामने एक एसिड आया तो पानी ने खुद को बेस के तौर पे तैयार कर लिया। यह है पानी की एक बड़ी कमाल की खूबी। और ऐसे मरकबात और ऐसी अशिया पानी जैसी, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक मरकबात या एम्फोटेरिक अशिया। तो इसकी तारीफ क्या होगी? वो तमाम अशिया, वो तमाम मरकबात जो एसिड के साथ साथ बेस के तौर पर भी काम करें, जैसे कि पानी, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन पानी की मिसाल इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसको समझाना भी सबसे आसान है और बच्चे इसको याद भी रख लेते हैं। तो एम्फोटेरिक अशिया के अंदर आप पानी का जिक्र कर सकते हैं, यानी H2O। आप जिंक ऑक्साइड का शुमार कर सकते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड ZnO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो Al2O3 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 आपने एम्फोटेरिक मरकबात या अशिया की मिसाल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये एसिड के तौर पे भी काम करेंगे और ये बेस के तौर पे भी काम करेंगे। और ऐसे रिएक्शंस जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे ये है और ये है, जिसके अंदर पानी एसिड और बेस के तौर पे काम कर रहा है, ये पानी के एसिड और बेस रिएक्शंस कहलाते हैं। यानी वाटर के एसिड और बेस रिएक्शंस के नाम से मशहूर हैं कि जिसमें पानी एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी काम कर रहा है। तो ये किसका पहलू था एम्फोटेरिक चीज़ों का जो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी के नज़रिए के मुताबिक जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है। आपने उसको अप्लाई इस तरह करना है कि फ़र्ज़ कीजिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखी होती है
और वो कहते हैं कि पता करके बताएं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है और कॉन्जुगेट बेस कौन है। तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पे अगर ये रिएक्शन लिखा हो HS-1, अब ये आइन है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ये आइन है, और अगर ये तब्दील हो जाता है H पॉजिटिव के अंदर और सल्फर के ऊपर चार्ज आ जाता है -2, चूंकि पहले -1 था और साथ में हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन निकल गया तो एक चार्ज और एक्स्ट्रा आ गया तो वो -2 हो गया। आपसे कहा जाता है शनाख्त कीजिए कि इनमें से ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है और कॉन्जुगेट बेस कौन है। तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि ब्रॉन्स्टेड के नज़रिए के मुताबिक जो प्रोटॉन खारिज करे, जो प्रोटॉन को खारिज करे वो कौन होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। तो ये चूंकि प्रोटॉन को खारिज कर रहा है तो आप फौरन इसके साथ लिखोगे कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, चूंकि इसने प्रोटॉन को खारिज किया है। और ये जो H पॉजिटिव है वो आप कहेंगे कि ये प्रोटॉन है, और जो S-2 है सल्फाइड आइन, ये चूंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड के प्रोटॉन खारिज करने के बाद बना है तो आप इसको नाम दोगे कि ये है आपका कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह कोई भी रिएक्शन आपके सामने लिखा हो, आपने ये देखना है कि प्रोटॉन किस तरफ है। अगर आपने ये देख लिया कि प्रोटॉन किस तरफ है, यानी प्रोटॉन इस तरफ होने का मतलब है कि प्रोटॉन खारिज हो रहा है, तो खारिज करने वाला कौन होगा, एसिड, यानी इस तरफ वो एसिड होगा, और प्रोटॉन खारिज होने के बाद जो चीज बन रही होगी वो कौन होगी, कॉन्जुगेट बेस। अगर आपके सामने इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाती है, आपको कहा जाता है कि जनाब पानी पड़ा हुआ था और पानी में ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये बड़ी आसानी से H पॉजिटिव को हासिल कर लेता है, तो ये बना देता है H3O पॉजिटिव। अब वो कहेंगे पहचाने कि ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है, और जाहिर है ब्रॉन्स्टेड बेस फिर बाद में कॉन्जुगेट एसिड में जाती है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन किस तरफ है। अगर प्रोटॉन आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है इक्वेशन के, तो बाएं जानिब नजर आने का मतलब है प्रोटॉन हासिल हो रहा है, प्रोटॉन गेन हो रहा है। तो प्रोटॉन गेन करने वाला जो होता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, और जब वो प्रोटॉन हासिल कर लेता है तो हासिल करने के बाद वो कॉन्जुगेट एसिड के अंदर तब्दील हो जाता है। तो बच्चों ये शनाख्त करना मैं मशरूत कर रहा हूं इस चीज के साथ, आपने देख लेना है कि हाइड्रोजन किस तरफ है। अगर तो हाइड्रोजन दाएं तरफ है तो आपने समझ जाना है कि ये एसिड का रिएक्शन है, अगर हाइड्रोजन बाएं तरफ है तो आपने समझ जाना है कि ये बेस का रिएक्शन है। तो ये सारी की सारी बातें आपने जहन में रखनी है जो आपको मैंने ब्रॉन्स्टेड लोरी के नज़रिए के बारे में बताई हैं। और आखिरी चीज़ जो ब्रॉन्स्टेड लोरी के नज़रिए से मुतल्लिक है कि जिस तरह हमने पिछला टॉपिक पढ़ा आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस का नज़रिया, तो हमने पढ़ा कि उसकी कुछ हदूद हैं, उसकी कुछ हदें हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनसे बाहर वो नहीं जा पाता। तो अगर आपसे भी ये सवाल हो जाए कि भाई ब्रॉन्स्टेड लोरी का नज़रिया क्या इसकी भी कोई हदूद हैं, जी इसकी भी हदूद हैं, और इसकी भी हदूद आपके सामने ही हैं। कि पहली बात यह है कि ये कहता है कि प्रोटॉन लूज़ करे और प्रोटॉन गेन करे, मतलब एसिड के अंदर H होना ज़रूरी है। तो जो बातें हमने लिमिटेशंस में पढ़ी थी और हदूद में पढ़ी थी आर्हीनियस की दफ़ा, वो मिनो इन यहाँ पर आ जाएंगी एसिड की दफ़ा। दूसरी बात ये भी एक्वस सॉल्यूशंस के ऊपर ही है, एक्वस मीडियम होना चाहिए पूरा जहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं। नॉन एक्वस के अंदर ये भी जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो जो लिमिटेशंस आर्हीनियस साहब की हैं, जो हदूद आर्हीनियस के नज़रिए के ऊपर लगाई जाती हैं, जो बाउंड्रीज वहाँ लगाई जाती हैं, वही बाउंड्रीज तकरीबन यहाँ पर भी लगाई जाती हैं। लेकिन ये नज़रिया बहरहाल उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने दायरा कार के अंदर ले आता है।
तो ये आपके पास टॉपिक था ब्रॉन्स्टेड लॉरी का नज़रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इसको भूल जाएंगे। आपके जहन से निकल जाएगा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस की शनाख्त कैसे करनी है, और जब उसकी शनाख्त नहीं हो पाएगी तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक को सुन रहे हैं, मैं उनको ये ताकीद करूँगा कि वो बुक के अंदर मौजूद एक टेबल जिसके अंदर कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और बेसिस लिखे हुए हैं, साथ ही साथ उनके कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस लिखे हुए हैं, उस टेबल को अच्छे तरीके से ज़रूर देखें, उस टेबल को अच्छे तरीके से स्टडी करें और उसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें। जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। आखिरी लाइन के अंदर पूरे नज़रिए को एनक्लोज करते हैं, ताकि इसके ऊपर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आमतौर पे बच्चों को मुश्किल लगता है, हालांकि है नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बस ये ज़हन में रखें कि हर वो चीज़, हर वो कंपाउंड, हर वो आइन और मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव खारिज कर रहा है, आपने उसको एसिड कह देना। और जब वो प्रोटॉन खारिज कर देगा ना, तो फिर वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन को हासिल कर रही है, गेन कर रही है। और जब वो प्रोटॉन हासिल कर लेगा वो चीज़, तो आपने उसको कह देना है कि वो कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा प्रोटॉन किस साइड पर है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉन्जुगेट का नाम किसको देना है, कॉन्जुगेट एसिड का नाम किसको देना है और बेस को किसको देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की जो है वो अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। प्रैक्टिस कंपलसरी है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टॉपिक वीडियो देखने के बाद कुछ ही देर बाद शायद आपको एक दो दिनों के अंदर ही भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया। उसकी वजह ये है बेटा कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी रहते हैं। मैंने असल में आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को समझाया तो है, लेकिन उसकी मज़ीद तफ़सील इंशाल्लाह एक और लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी इस लेक्चर में आपको जो भी तफ़सील दी गई है वो आपको समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।